यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। कहाँ से कैश आता है और कहाँ कहाँ पैसे को खर्च किया जाता है। हमने टूल्स शुरू किए थे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। किस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें आपने कंपैरेटिव देखा, कॉमन साइज देखा, फिर रेशियोज निकाल के देखे। अब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। हायर क्लासेस में फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, ट्रेंड एनालिसिस भी आता है, बट हमारा काम अभी कहाँ तक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसा कहाँ कहाँ से आता है, सोर्सेस क्या है और एप्लीकेशन क्या है फंड। यहाँ से आपको कैश ट्रांजैक्शंस को भी नोट करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस को, एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 एक्टिविटीज में से हमें देखना है कितना इनफ्लो है कैश का, कितना आउटफ्लो है कैश। 3 एक्टिविटीज कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जो आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, उससे कितना पैसा आता है, कितना जाता है, वो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? आपने कितना कैश इन्वेस्ट कर रखा है अपने फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए या इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। ऑलराइट। और तीसरी एक्टिविटी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है कितना पैसा आपने शेयर से ले रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से ले रखा है। ऑलराइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का फ्लो 3 अलग अलग एक्टिविटीज में देखा जाता है। बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कितने फंड्स आते हैं, कितनी अप्लाई होते हैं फंड्स। ऑलराइट। इन्वेस्टिंग से कितना आता है, कितना जाता है। इस तरीके से फाइनेंसिंग से कितना आता है और कितना जाता है। इसको सीखने के लिए AS3 रिवाइज ने एक फॉर्मेट दिया। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे कि आपके पास तीनों एक्टिविटी से कितना कैश आया। ऑलराइट। और कितना कैश आपके पास पड़ा था, क्या वो मैच कर रहा है आपके क्लोजिंग कैश से या नहीं। ऑलराइट। इसको करने के 2 मेथड है, ये स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड। एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहता है कि भाई जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जहाँ जहाँ से कैश आ रहा है वो सारे ऐड कर लो, और जहाँ जहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कैश का आउटफ्लो हो रहा है वो क्या कर दो, माइनस कर। ऑलराइट। एक क्या है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि आपने बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट उठा लो, और उसमें जो बिजनेस के खर्चे नहीं है वो सारे वापस क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। और जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो सारे क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या आ जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं ना। एक तो बिल्कुल सीधा सीधा चल लो कि भाई जो बिजनेस की सेल है, परचेज है, वो उठा लो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो उठाओ और उसमें जो बिजनेस के खर्चे नहीं है ऐड कर दो, जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो क्या कर दो, माइनस। ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा, जो बिजनेस का प्रॉफिट। तो डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस के खर्चे कौन कौन से हैं, ठीक है, कितना कैश रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कितनी परचेसेस है ना। ये सब चीज़ें चाहिए जो क्वेश्चन में कई बार गिवन नहीं होगी। तो हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, इनडायरेक्ट मेथड। और स्टेटमेंट कितने पार्ट्स में बनेगी, 3 पार्ट्स। 3 एक्टिविटीज में स्टडी किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, थर्ड वन इज फाइनेंस।
अपनी अपनी नोटबुक में लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement showing inflows and outflows of cash during a particular period. According to AS3 revised, a cash flow statement should be presented in a manner that it reports, इस मैनर में प्रेजेंट करना है आपको, that it reports inflow and outflow of cash, by classifying them into three categories, namely, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो 3 कैटेगरी में पता लगे। नेमली क्या कैटेगरीज हैं? ऑपरेटिंग, कोमा इन्वेस्टिंग, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट विद रीजन समझना शुरू करें। मैं जूम कर रही हूँ, मेरी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। शुरू करो मेरे साथ, ABC लिमिटेड। उसका मैं क्या बनाने जा रही हूँ? कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट डाउन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, सो ऑन, जो ईयर क्वेश्चन में दे रखा होगा। और एक चीज और लिख लो, कौन सा मेथड है ये? इनडायरेक्ट मेथड। आपको लिखना नहीं है, जब क्वेश्चन करोगे बता दोगे आपको। इनडायरेक्ट मेथड। मैम क्या डायरेक्ट मेथड पूछ सकते हैं? नहीं बच्चे, इनडायरेक्ट मेथड। राइट डाउन, एज पर AS3 revised, दो कॉलम्स बनाओ, यहाँ पर्टिकुलर्स चलेगा, यहाँ अमाउंट चलेगा। राइट डाउन, रुपीज, यहाँ क्या चलेगा? पर्टिकुलर। ओके, लिख लिया। अब ए लिखो फर्स्ट
activities. Write down cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैम क्या हम एक्टिविटी ऊपर नीचे बना सकते हैं? नो, सीक्वेंस यही रहेगी, इसके अंदर के आइटम ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऑपरेटिंग का पहला नंबर है तो फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होता है ना ये सब चीज, तो चेंज नहीं कर सकते। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने क्या बताया, जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो प्रॉफिट उठा लो, और उसमें जो बिजनेस के खर्चे नहीं है वो, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये स्टेटमेंट का नाम क्या है? कैश फ्लो। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस यहाँ कंसीडर नहीं करना। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस? डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इनमें कैश कहीं भी नहीं जाता। प्रॉफिट उठाओ और जो बिजनेस के खर्चे नहीं है और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है क्या कर दो? ऐड कर दो। कर दिया। और जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो क्या कर दो? माइनस। ऐसा करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। राइट डाउन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसा प्रॉफिट लेना है? बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या सीक्वेंस होती है प्रॉफिट में? सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर टैक्स, फिर डिविडेंड, रिजर्व में ट्रांसफर, है ना? तो हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर टैक्स। इसके डिस्कशन में थोड़ी देर बाद करेंगे। इसके आगे 1 नंबर डाल के छोड़ दो, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए आप। राइट डाउन, इसकी एडजस्टमेंट करनी है, लिखो इसके नीचे एडजस्टमेंट फॉर, अच्छे से फॉर्मेट एक एक वर्ड पूरा लिखते हैं। फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिख रही हूँ, क्योंकि एक्सपेंस भी देखना है और इनकम भी देखनी है ना? तो क्या वर्ड लिख रही हूँ? आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। राइट डाउन, जो नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है उन्हें ऐड करना। देखो, ऐड डेप्रिसिएशन। मैंने 2 कॉलम्स क्यों बनाए? जो एडलेस करना है वो इस पे चलेगा। जो एक फिगर निकलेगी ना कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, वो बाहर आएगा यहाँ पर। ठीक है? बाकी सारी वर्किंग इधर या इधर चलती रहेगी। ठीक है? ऐड डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, लिखते जाओ। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ। ये सारे राइट ऑफ कहाँ जाते हैं? पीएनएल में जाते हैं ना, तो राइट ऑफ करने से तो कोई कैश नहीं जाता ना। डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड। इनके लिए वर्ड क्या यूज होता है? इनटेंजिबल के लिए क्या यूज होता है? अमोर्टाइज्ड। होता वही डेप्रिसिएशन। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड। राइट डाउन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड
लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हालांकि जब आपने रेशियो किया है, शॉर्ट टर्म को ऑपरेटिंग माना है, यहाँ नहीं माना है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे ही कोई भी इंटरेस्ट आ जाए, शॉर्ट टर्म पर आ जाए, लॉन्ग टर्म पर आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आ जाए या कैश क्रेडिट पर आ जाए, इंक्लूड नहीं करो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, कोई भी इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा नहीं माना गया उसे। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का लॉस, फिक्स्ड असेट्स के सेल पर लॉस बिजनेस का खर्चा नहीं। ऑलराइट, ये सारे क्या कर दिए हमने, ऐड। इसमें नॉन ऑपरेटिंग ऐड हो गए और नॉन कैश। डेप्रिसिएशन, किसी का भी राइट ऑफ या अमोर्टाइज, शॉर्ट में कहूँ, इंटरेस्ट, लॉस। आगे चलते जाओ, आपके तो कंटिन्यू होगा ना नीचे। लेस इंटरेस्ट इनकम, कोई भी इनकम जो बिजनेस की नहीं है। क्या क्या कहा था हमने, बिजनेस की क्या इनकम है, एक तो डिस्काउंट और एक ट्रेड कमीशन। यस, राइट डाउन। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट को कम किया इसने, वो डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन कहाँ होगा, P&L में। तो कौन सा इंक्रीज हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज। जो भी बिजनेस के खर्चे नहीं है और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो सारे ऐड कर दो, डन करो। डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ है ना, उसके बाद इंटरेस्ट और प्रोविजन। इंटरेस्ट किसी पर भी आ गया, राइट ऑफ कुछ भी हो रहा, गुडविल है, डिस्काउंट है, पेटेंट से कुछ भी राइट ऑफ हो रहा, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन। इस सबका नेचर एक जैसा ही है, डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, डिस्काउंट राइट ऑफ, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, इन सबका नेचर ऐसे ही है। इंटरेस्ट चाहे शॉर्ट टर्म है, चाहे लॉन्ग टर्म है, चाहे बैंक ओडी है, चाहे कैश क्रेडिट, ठीक है। लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इंक्रीज। ऐसे ही जो बिजनेस की इनकम में नहीं है उसे क्या कर रहे हैं, माइनस। हमने कमीशन और डिस्काउंट रिसीव बिजनेस की इनकम मानी है, बाकी सबको माइनस करेंगे। राइट डाउन, लेस इंटरेस्ट इनकम। बेटा इसकी सीक्वेंस ये नहीं है कि यही रहनी चाहिए, इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, और अभी हम फॉर्मेट में प्रॉपर लिखेंगे। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, डिविडेंड आ रहा है। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस एट गेन माइनस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर प्रोविजन कम हो रहा है तो हम रिवर्सल करेंगे प्रोविजन का, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर कहीं से पैसा तो नहीं आया ना, तो प्रोविजन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, प्रोविजन के कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया है, क्या करो, माइनस। राइट डाउन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चे, डिक्रीज। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन इंक्रीज, प्रॉफिट कम, वापस ऐड कर दिया। प्रोविजन डिक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज, वापस माइनस। चले यहाँ तक सबने क्या किया, मैंने ध्यान से सुनो। मैंने बिजनेस नेट प्रॉफिट उठाया, उसमें सारे एक्सपेंस, सारी इनकम एडजस्ट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दिया, हम पहुंच गए
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट डाउन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी भी जो अमाउंट आएगा ना ऐड और माइनस करके, उसे अंदर वाले कॉलम में ही लिखना। ठीक है, यहां तक सब पहुंच गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करना है, ऐड, राइट डाउन। अब वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती हैं। क्या दो चीजें आती हैं? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। राइट डाउन, कंटिन्यू करो। Add decrease in current assets and increase in current liabilities। अभी लॉजिक बताती हूँ, लिख लो पहले। माइनस लेस increase in current asset and decrease in current liabilities। मेरे साथ चल रहे हो ना सब? मेरे बराबर पहुंच गए? यस बेटा। डिक्रीज इन करंट असेट्स, लुक एट हियर। लेट अस सपोज मेरे डेटर पिछले साल 20,000 के थे, अब 15,000 के। तो क्या हुआ? 5,000 का क्या आ गया? यस, 5,000 से मेरे डेटर्स कम हो गए, मतलब 5,000 का कैश आ गया। हाँ या ना? तो 5,000 का कैश आ गया, तो कैश फ्लो में क्या हो जाएगा? ऐड। बात समझ में आ गई? जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स है ना कहीं उसकी प्लेस जरूर है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की प्लेस ही है। अब करंट लायबिलिटी लेते हैं। लेट अस सपोज 10,000 के क्रेडिटर थे, अब 50,000 के क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हो गए? इंक्रीज। तो ये वाला पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? हमारे पास पड़ा है ना, तो क्या ऐड। ऑलराइट, अब रिवर्स सिचुएशन लेते हैं। क्रेडिटर 50,000 के थे, 10,000 के हो गए, तो आपने क्या कर दी होगी? पेमेंट कर दी ना। पेमेंट कर दी तो क्या हो गई? करंट लायबिलिटी कम हो गई। लेट अस सपोज डेटर 20,000 से 50,000 हो गए, तो ये कैश अभी नहीं आया ना, तो क्या कर दिया उसे? माइनस। ऑलराइट, तो मेरे साथ लर्न करो। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तुमने करंट लायबिलिटी बढ़ा दी, मतलब अभी पेमेंट करनी बाकी है, तो वो वर्किंग कैपिटल किसके पास है? तुम्हारे पास है। माइनस, लिख लिया, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो आपने क्या कर दिया? उसका पेमेंट कर दिया। कहाँ पहुंच गए? राइट डाउन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया, ऐड किए नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंच गए। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करी, कहाँ पहुंच गए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब टैक्स क्या कर दो? माइनस। मैं पहले बिना टैक्स के क्यों लिया? क्योंकि ये सारे खर्चे टैक्स से पहले एडजस्ट होते हैं, है ना? तो करिए लेस इनकम टैक्स पे, लेस इनकम टैक्स पे कर दिया पे इनकम टैक्स। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये सारी इनकम्स यहां चलाते चलो, एक आउटर कॉलम में एक अमाउंट डाल दो, ऐसे ही सारा करके एक अमाउंट, पर यहाँ पर एक सिंगल अमाउंट आएगा जो एक्टिविटी का नेट रिजल्ट। राइट डाउन। ये माइनस करने के बाद हम कहाँ पहुंच गए? नेट कैश
फ्लो, राइट डाउन, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कहाँ आ जाएगा ये अमाउंट? आउटर कॉलम में। अगर ये माइनस में आ रहा है तो फ्लो की जगह वर्ड क्या लिखा जाएगा? फ्लो फ्रॉम की जगह क्या वर्ड लिखा जाएगा? यूज्ड इन। क्या वर्ड लिखा जाएगा? यूज्ड इन। फ्लो फ्रॉम की जगह वर्ड क्या लिखा जाएगा? यूज्ड इन। अगर नेगेटिव फिगर आ रही तो बेटा हमारा एक काम पूरा हो गया। क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी पूरी हो गई। क्या किया? सभी की आवाज आनी चाहिए। स्टार्ट। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। सीक्वेंस ऐसी लिखी है। एड डेप्रिसिएशन, सबका राइट ऑफ, सबका इंटरेस्ट और लॉस और प्रोविजन का इंक्रीज। माइनस जितनी भी इनकम्स आ रही है क्या करो? माइनस। एक्सेप्ट कमीशन रिसीव, एक्सेप्ट डिस्काउंट। कहाँ पहुंच गए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। रिवर्स क्या? माइनस। कहाँ पहुंच गए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। टैक्स क्या किया? माइनस। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लाइन खींच के एक्सटेंड करो। किसी के नीचे लाइन खींचो पूरी, बढ़ाओ फॉर्मेट को, फॉर्मेट को बढ़ाओ आगे। बी लिखो, बी। बी राइट डाउन। दूसरी एक्टिविटी कौन सी थी? इन्वेस्टिंग। राइट डाउन बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब दिमाग में एक बात याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, स्टॉप टॉकिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सिर्फ असेट साइड को देखे, उसका लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात क्या याद रखनी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहीं इन्वेस्ट करोगे तो इनकम मिलेगी। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव वाले यहाँ। सिर्फ दो बात याद रखनी है रवीना। पहली बात, सिर्फ किसको देखना है इन्वेस्टिंग में? असेट साइड। दूसरी बात क्या याद रखनी है? इसमें इनकम रिसीव। ऐसे ही फाइनेंसिंग में दो बात याद रखनी है। क्या दो बात? उल्टा कर दो। सिर्फ किसको देखना है फाइनेंसिंग में? और क्या क्या? पेड पे। फाइनेंस लोगे तो क्या करोगे? पे करोगे। स्टार्ट करो। प्रोसीड फ्रॉम। अब अगर आपने बेचा असेट तो पैसा आएगा, और अगर आपने असेट को खरीदा तो पैसा जाएगा। कैसे पता लगेगा कि असेट बिक रहा है और खरीदा जा रहा है? अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज है तो परचेज है, और असेट की वैल्यू पहले से तो राइट डाउन। प्रोसीड का मतलब होता है पैसा आना। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, proceed from sale of, write down, tangible fixed assets. Proceed from sale of tangible fixed assets. आगे लिखो, proceed from sale of intangible fixed assets. Intangible fixed assets और क्या हो सकता है? टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट असेट तो सारे कहाँ चले गए? ऑपरेटिंग में। लिखो यहाँ पर, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव, राइट डाउन। अलग अलग लिखना तो अलग अलग लिखना, इकट्ठा लिखिए। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट
इन तीनों की परचेसेस क्या कर दो, माइनस लिख दो, सेम कॉपी करो, आसान है ना। और असेट्स में भी किसको देखना है, नॉन करंट वाले पार्ट को, क्योंकि करंट वाला पार्ट तो किसमें चला गया, ऑपरेटिंग में। ऐसे ही फाइनेंसिंग में भी लायबिलिटी देखनी है, कौन से वाला पार्ट, नॉन करंट वाला। शुरू करो, नॉन करंट और शेयर होल्डर वाला। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट फी, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट्स, टेंजिबल फिक्स असेट्स माइनस करना है नेगेटिव ब्रैकेट में, परचेज ऑफ intangible fixed assets, purchase of non-current investment, purchase of non-current investment। फिर से वही, अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और नेगेटिव फिगर आएगी, पॉजिटिव फिगर आएगी तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव फिगर आएगी तो यूज इन। राइट डाउन, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटर कॉलम में यहाँ डाल दें, और नेगेटिव आएगी तो फ्लो फ्रॉम की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, यूज इन। फ्लो फ्रॉम की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, यूज्ड इन। तो किसको देखा हमने, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल एडेड, परचेज माइनस। आसान है ना, तो क्या ये सी नंबर डालो। सी किसकी बारी आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखने में फॉर्मेट लंबा है पर ऐसा नहीं है, जल्दी से याद हो जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहाँ लिखो सी। सबने लिख लिया, मैं इन्वेस्टिंग रब कर दूं, मेरे साथ साथ ही चल रहे हो ना, चलिए मैं इन्वेस्टिंग रब कर दूं। सी लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ऑपरेटिंग की बारी, दूसरा इन्वेस्टिंग की बारी, तीसरा फाइनेंसिंग की बारी। फाइनेंसिंग में क्या देखना है, शेयर कैपिटल से कितना पैसा आया गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कितना आया गया, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी से तो कंसीडर हमने कर लिया। राइट डाउन, प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसों का आना, प्रोसीड्स फ्रॉम issue of, proceeds from issue of shares and debentures, proceeds from issue of shares and debentures। next देखो, proceeds from other long term borrowings, proceeds from other long term borrowings। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है अच्छे से, जिसका भी इंटरेस्ट है, चाहे वो लॉन्ग टर्म का है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, चाहे वो कैश क्रेडिट है, वो हमने इंटरेस्ट कंसीडर कर लिया नेट प्रॉफिट में, हमने उसे नॉन ऑपरेटिंग माना है ना, नॉन ऑपरेटिंग माना है। तो दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, करंट लायबिलिटी में से जो वहां पर करंट लायबिलिटी आ रही है, वहां पर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन सबको क्या माना है, नॉन ऑपरेटिंग माना है, तभी इनके सबके इंटरेस्ट ऐड किए ना। अगर आप इन्हें ऑपरेटिंग मानते हैं तो इनका इंटरेस्ट में से सिर्फ क्या ऐड होता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है। आपने तीनों का इंटरेस्ट वहां ऐड किया है ना, तो करंट लायबिलिटी लेते वक्त आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवर
ओवरड्राफ्ट। और तीसरी चीज क्या, कैश क्रेडिट कंसीडर नहीं करना। अगर वो बढ़ रहे हैं तीनों तो ऐड, अगर तीनों कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस उनकी पेमेंट करना। राइट डाउन प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे ही लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसका ऑपरेटिंग में प्लेस नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग में आपने क्या माना है, नॉन ऑपरेटिंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। तो इसके नीचे लिखो, राइट डाउन 1 नंबर, अगर इंक्रीज हो रहा है बैलेंस, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, अगर कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऐड, और रिवर्स देखो क्या बेटा, अगर डिक्रीज हो रहा है इनका बैलेंस तो पेमेंट हो गई। सिंपल सी बात है, शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसा आ रहा है ऐड, पेमेंट हो रही है माइनस। अब वहां सारे रिसीव्ड ऐड थे, यहाँ सारे क्या होंगे, पेड माइनस। राइट डाउन पेमेंट ऑफ इंटीरियर डिविडेंड, जो साल के बीच में पे कर देते हैं, कई बार कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो जाते हैं तो बीच में ही डिक्लेयर करकर पे कर देती है कंपनी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो प्रपोज्ड हो, जो साल के आखिर में दिया जाए। अभी धीरे इसमें और वेरिफिकेशन आएगी, जब एडजस्टमेंट आएगी। अभी लिख लो पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड और ब्रैकेट में लिखो कौन सा, पिछले साल का, क्योंकि इस साल का तो अभी प्रपोज हुआ है, अगले साल पे होगा। अभी किसका पे किया है, पिछले साल। डिविडेंड पेड, कोई भी डिविडेंड हो पे करना। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, चाहे इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म पर हो, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कैश क्रेडिट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो मेरे बच्चे माइनस। ऑलराइट, अब इन सब की प्रोसीड तो ऐड करती, इन सब की पेमेंट। राइट डाउन रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, कोई लोन की पेमेंट हो रही है, लोन कम हो रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लोन में दोनों आ गए, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म। डिबेंचर्स की रीपेमेंट हो रही है या प्रीफरेंस शेयर, और इक्विटी शेयर को कम करना बायबैक कहलाता है, रिडक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। तो जहां से पैसा आया एडेड, जहां पेमेंट हुई माइनस माइनस माइनस। ऑलराइट, क्या क्या आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, जरा बताएंगे मुझे। शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व से सरप्लस आता है, नॉन करंट लायबिलिटी। चलो, तो शेयर कैपिटल का इंक्रीज ऐड, शेयर कैपिटल का डिक्रीज माइनस, रिजर्व चले जाते हैं कहां पर, ऑपरेटिंग। नॉन करंट लायबिलिटी का इंक्रीज ऐड, नॉन करंट लायबिलिटी का डिक्रीज माइनस। नॉन करंट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या क्या डिबेंचर्स आ जाते हैं। डीटीआर डीटीआर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है। अब करंट में किसको अलग करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कैश बढ़ रहे हैं ऐड, कम हो रहे हैं माइनस। लाइन लगाओ, कहां पहुंच गए, राइट डाउन नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो
एक्टिविटीज हो गई, ए ऑपरेटिंग, बी सी, लिखो आगे। छोटा सा पॉइंट रहेगा, राइट डाउन नेट इंक्रीज और डिक्रीज, राइट डाउन नेट इंक्रीज और डिक्रीज, कंटिन्यू करेंगे उसके क्या आगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज कब, जब पॉजिटिव फिगर आ रही है, डिक्रीज कब, जब नेगेटिव फिगर आ रही है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसकी डेफिनेशन पर 2 मिनट बाद में आते हैं। कैसे निकलेगा ये, ए प्लस बी प्लस सी, आउटर कॉलम में 3 अमाउंट आ रहे हैं, तीनों को ऐड करना, अगर पॉजिटिव फिगर है तो इंक्रीज, अगर नेगेटिव फिगर है तो डिक्रीज, करो ऐड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट in the beginning of the year, in the beginning of the year, जो अमाउंट टोटल आएगा वो यहाँ लिखना है, ओपनिंग कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी कैश मान लो 2 मिनट में, ओपनिंग कैश को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, किसके बराबर आना चाहिए आंसर, क्लोजिंग कैश। अगर आंसर मैच हो रहा है तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं किया, राइट डाउन क्या निकल कर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तीनों एक्टिविटीज से कैश निकालो, उनका एडिशन में ओपनिंग कैश और जोड़ दो, भाई बात क्या बचना चाहिए, ओपनिंग कैश। अब राइट डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, राइट डाउन, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंप्लीट, यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, क्या आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये यहीं आएगा, बैलेंस और कहीं फॉर्मेट में से नहीं लेकर जाना, राइट डाउन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये करंट असेट्स में लेकर नहीं जाना है, जब चेंज इन करंट असेट देखोगे ना तो इनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट डाउन नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के नाम से लिखा हो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से लिखा हो, करंट इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो, एक ही बात है तीनों, ठीक है, करंट, शॉर्ट टर्म, मार्केटेबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगी, है ना। नेक्स्ट लिखो चेक या ड्राफ्ट इन हैंड, ये किसमें आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनकी ओपनिंग फिगर यहाँ जोड़नी है, इन सभी की क्लोजिंग फिगर के बराबर आंसर आना चाहिए, ऑलराइट। अब लिखो जो आपने 1 नंबर डाला था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ 1 नंबर डाला था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ध्यान से सुनो, आप P&L का प्रॉफिट बैलेंस शीट से उठाएंगे युधिष्ठिर, उसमें तो सारी एडजस्टमेंट हुई है ना। सबसे पहले टैक्स जाता है, टैक्स के बाद क्या करते हो, डिविडेंड करते हो,
राइट डाउन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की को कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठा लो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर उठा लो, उठा लिया। क्या ऐड करना है सबसे पहले, देखो ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, ऐड। फिर क्या ऐड करना है, दो टाइप के डिविडेंड कौन कौन से, इंटीरियम और प्रपोज, दोनों ऐड करो। प्रपोज डिविडेंड या इंटीरियम डिविडेंड कर दिया ऐड। आगे चलो, क्या ऐड करना है, टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कई बार टैक्स का रिफंड भी हो जाता है, तो टैक्स का रिफंड क्या हो जाएगा, माइनस, राइट डाउन रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। सबसे पहले टैक्स दिया जाता है, टैक्स के बाद डिविडेंड दिया जाता है, रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो रिवर्स ऑर्डर, सबसे पहले रिजर्व, फिर डिविडेंड, फिर टैक्स। तो हम इसको बोलेंगे RDT ऐड करो। R स्टैंड फॉर रिजर्व, D स्टैंड फॉर डिविडेंड, T स्टैंड फॉर टैक्स। RDT ऐड कर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंचो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश फ्लो में ले जाओ, ऑपरेटिंग में सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम इनका एडजस्टमेंट करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले आओ, ऐड करो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करो। करंट लायबिलिटी लेते समय लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेना, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ भी नहीं आता। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि आप यहाँ देखोगे मैम कैश का बैंक का बैलेंस आपने ऐड किया, तो बैंक ओडी क्या कर दो, माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बढ़ रही है तो फाइनेंसिंग में ऐड, कम हो रही है तो फाइनेंसिंग में माइनस। ऐसा करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया। अब सिर्फ टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को देखो, इनका इंक्रीज हो रहा है ऐड, इनका डिक्रीज हो रहा है माइनस। कोई इनकम रिसीव हो रही है ऐड, खत्म इन्वेस्टिंग। अब फाइनेंसिंग में देखो, फाइनेंसिंग में किस किस को देखना है, शेयर कैपिटल को देखना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को देखना है। ये सब बढ़ रही है ऐड, ये सब कम हो रही है माइनस। कोई इंटरेस्ट पेड है तो क्या माइनस, कहाँ पहुँच गए, फाइनेंसिंग। तीनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग वाला ऐड करो, कहाँ पहुंच जाओगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। अगर मैच हो रहा है आंसर तो आपका कैश में स्टेटमेंट करें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और करंट मार्केटेबल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ड्राफ्ट तो चेकिंग एंड कम ही मिलता है। ऑलराइट, तो ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड से क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट यही रहेगा, अंदर के आइटम्स हैं इनको ऊपर नीचे कर सकते हो। टेंजिबल की सेल पहले दिखा रहे हो, इंटेंजिबल की बाद में दिखा रहे हो, डजंट है। ऑलराइट, डन, समझ आ गया। तो कल का होमवर्क है, ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए।